सुप्रभात। आज हम सहर्ष स्वीकार जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। सबसे पहले हम आपका जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म 1917 और आपकी मृत्यु जो है 1964 दिल्ली में हुई थी। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक दूर। ये कविता जो भी है आपके सामने जो कविता है सहर्ष स्वीकारा, ये भूरी भूरी खाक दूर काव्य संग्रह से ली गई है। कथा साहित्य काट का सपना, विपात्र, सतह से उड़ता आदमी, आलोचना काफी प्रसिद्ध रही है आपकी कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी और उस कामायनी की जो आलोचना लिखी है वो मुक्तिबोध ने लिखी है। आप नई कविता के कवि हैं। ये कविता जीवन के दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक व सम्यक भाव को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। यानी कि मनुष्य जीवन में सुख दुख आता रहता है। मनुष्य को कभी भी सुख दुख से नहीं घबराना चाहिए। ऐसी सहजता, देखिए कवि कह रहा है कि इस सुख दुख में जीने की प्रेरणा, संघर्ष अवसाद में रहने की प्रेरणा मुझे जो मिली है, उसमें जो सहायता की है वो मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी पत्नी भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है और मेरी मित्र भी हो सकती है, कोई नायिका भी हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन है। देखिए जीवन में जो यादें आती हैं सुख दुख भरी, कवि इन सबको परछाई कहता है। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। और अब प्रश्न हमारे सामने उठता है कि वह कौन है। प्रेमिका है, माँ है, पत्नी है, बहन है। लेकिन वास्तव में ही कवि की कविता पढ़ने से हमें मालूम होता है कि वो प्रेमिका ही है। और क्योंकि ऐसी विस्मृति सुख दुख जो आती हैं वो परछाई से आती हैं और उस परछाई से बाहर निकालने का काम जो है कवि की जो सहचरी है, प्रेमिका है, वो करती हैं। तो ये कविता जो है सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक, सम्यक भाव को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। देखिए इससे इस कविता में कवि ने अपनी उपलब्धि का सारा श्रेय अपनी प्रेमिका को दिया है। अब हम इस कविता का थोड़ा सा सार समझ लेते हैं। देखिए कवि ये कहता है कि जीवन में जो कुछ है, जो कुछ भी मेरे पास है, उसको मैंने हमेशा खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा योगदान है वो मेरी प्रिया का योगदान है। देखिए जो कुछ सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकारना, मन से मान लेना, तो जो कुछ मैंने उसे खुशी के साथ स्वीकार किया है उन सब में मेरी प्रेमिका का बहुत बड़ा योगदान है। मैं गरीबी में भी स्वाभिमान पूर्वक जिया। मेरे विचार, मेरे गंभीर अनुभव आदि पर प्रेमिका का प्रभाव है। मैं प्रेमिका से जितना प्रेम करता हूं, हृदय में फिर भर आता है और मुझे मेरी प्रेमिका की ही याद आती है। जिस प्रकार चांद जो है अपनी कांति, अपनी चमक जो है वो बिखेरता रहता है, वैसे ही मेरी प्रेमिका का चेहरा जो है मेरे सामने रहता है। कवि कई बार प्रेमिका से दूर होना चाहता है और दूर होने के लिए वह दक्षिण ध्रुवी अमावस्या, जहाँ 6 महीने रात 6 महीने दिन होते हैं, वहां जाना चाहता है। लेकिन वहां पर भी उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है। जब वह भीतर से दुर्बल होता है, कमजोर होता है, तो वहां पर भी उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है। और यही नहीं, जब कवि ये कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो गई है,
और मैं पाताली अंधेरी गुफा में छिपना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर भी मुझे मेरी प्रेमिका की याद आती है। तो कुल मिला के अपनी उपलब्धि का सारा श्रेय वह अपनी प्रेमिका को देता है। अब हम कविता का जो पहला पाठ है, कुछ लाइनें हैं, वो आज हम समझते हैं। बाकी जो पंक्तियां हैं हम इस कविता को 3 भागों में समझेंगे। पहला जो है हमारे सामने है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक हैं, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा। देखिए सबसे पहले हम शब्दार्थ लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखिए सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष यानी खुशी के साथ, सहर्ष खुशी के साथ, स्वीकारना मन से स्वीकारना, मन से मानना। यानी कवि ये कह रहा है कि मैंने खुशी के साथ मन से स्वीकारा है ये। तो जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, जो यानी जैसा, जो यानी जैसा, यानी कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है जैसा भी मेरे पास है, चाहे मैं अमीरी में रहा हूं चाहे मैं गरीबी में रहा हूं, सहर्ष स्वीकारा है खुशी के साथ, सहर्ष स्वीकारा है खुशी के साथ स्वीकार किया है, खुशी के साथ स्वीकार किया है, इसीलिए कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। तुम्हें प्यारा है प्रेमिका, तुम्हें का मतलब यहाँ प्रेमिका से मतलब है, नायिका से मतलब है, प्रिया को प्यारा है, जो मेरी प्रिया को अच्छा लगता है, जो मेरी प्रिया को अच्छा लगता है। गर्बीली गरीबी, गरीबी में भी स्वाभिमान पूर्वक जीना, गर्बीली गरीबी, गरीबी में भी स्वाभिमान पूर्वक जीना। देखिए गर्बीली गरीबी, कवि ये कहता है कि मैं गरीबी में भी स्वाभिमान पूर्वक जिया हूं। ये गंभीर अनुभव है, गंभीर यानी गहरा अनुभव। देखिए गंभीर यानी गहरा अनुभव, गंभीर यानी गहरा, अनुभव यानी व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव यानी व्यावहारिक ज्ञान। मुझे इस सब का गंभीर अनुभव है, उसका व्यावहारिक ज्ञान है। फिर ये कह रहा है कि ये विचार वैभव, विचार वैभव, भरे हुए विचार, हृदय में भरे हुए विचार, हृदय के विचार, विचार वैभव, भरे पूरे विचार, हृदय के विचार, दृढ़ता है मजबूती है, दृढ़ता है मजबूती है। अब किसमें मजबूती है? मेरे व्यक्तित्व में। कवि कह रहा है कि मेरे व्यक्तित्व में मजबूती है। भीतर की सरिता, भीतर की सरिता भावनाओं की नदी, भीतर की सरिता भावनाओं की नदी। अब भावनाओं की नदी कोई होती है क्या? नहीं होती है। अर्थात मन से निकलने वाले विचार, चेतन नदी, भीतर यानी हृदय, हृदय से निकलने वाले विचार, अभिनव, अभिनव यानी नए, यानी मन से जो नए नए विचार निकलते हैं, नया, मौलिक है, मौलिक है, वास्तविक है, वास्तविक है, मौलिक है, वास्तविक है। अर्थात मेरे विचारों में वास्तविकता है, इसीलिए कि पल पल, पल पल यानी हर समय, पल पल यानी हर समय, पल पल हर समय, जो कुछ भी जागृत है, जागृत यानी मेरे सामने है, जागृत है मेरे सामने, अपलक लगातार, अपलक यानी लगातार रूप से, निरंतर रूप से वो तुम्हारा है।
संवेदन तुम्हारा है, संवेदन है अनुभूति, यानी तुम्हारी अनुभूति के कारण ही ये सब प्रेमिका की प्रेरणा से ही हुआ है, ये सब प्रेमिका की प्रेरणा से ही हुआ है, ये सब प्रेमिका की प्रेरणा से ही हुआ है। ये शब्दार्थ लिख दिया अपन ने। अब मैं इसके कला पक्ष के बारे में बातचीत करता हूं आपसे, फिर इस कविता को मैं समझाता हूं आपको। देखिए बेटा, सिंपल सी है। सबसे पहला पॉइंट आएगा खड़ी बोली भाषा है, खड़ी बोली भाषा। दूसरा आएगा मिश्रित शब्दावली, मिश्रित शब्दावली जिसमें तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों का प्रयोग, व देशज शब्दों का प्रयोग। अब इसमें जो तीसरा जो है मुखचंद है। चौथा, ये कविता किसको संबोधित करके लिखी गई है? प्रेमिका को संबोधित करके लिखी गई है। तो संबोधन शैली, संबोधन शैली, क्योंकि कवि ने प्रेमिका को संबोधित किया है तो संबोधन शैली। अब विचार वैभव भीतर की सरिता, रूपक अलंकार, विचार वैभव भीतर की सरिता, जहां आरोप होता है वहां रूपक अलंकार, और सहर्ष स्वीकारा गर्भीली गरीबी, अनुप्रास अलंकार। सहर्ष स्वीकारा गर्भीली गरीबी, अनुप्रास अलंकार। यानी कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से दो या दो से अधिक बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ एक ही होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विशेषण गर्भीली, गंभीर, ये सब विशेषण है। गर्भीली, ये गर्भीली है, गंभीर है, ये विशेषण का प्रयोग किया गया है। गर्भीली, गंभीर, ये विशेषण, ये कला पक्ष है। लेकिन आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में पूछा जाए सिंपल खड़ी बोली भाषा या विशिष्ट शब्दावली, यहां तक आपको याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता इतना। अब हम कविता को समझते हैं। कवि जो है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, कवि कह रहा है कि जिंदगी में जो कुछ है मेरे पास, जो भी है, जैसा भी है, सच स्वीकारा है, खुशी के साथ स्वीकार किया है, मैंने उसको मन से मान लिया है। इसीलिए कि जो कुछ भी है मेरा, इसलिए जो कुछ मेरे पास है, हे मेरी प्रेमिका, वो तेरा है, वो तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें अच्छा लगता है। ये विचार वैभव, मेरे भरे पूरे विचार, सब दृढ़ता, मजबूती, मेरे व्यक्तित्व में मजबूती है, भीतर की सरिता, मन में बहने वाली भावनाएं, ये अभिनव शब्द, अभिनव यानी नए शब्द, अभिनव शब्द यानी नए नए जो विचार आते हैं मन में, वो सब तुम्हारे कारण आते हैं। मौलिक हैं, मौलिक हैं, उन सब में वास्तविकता है, वास्तविकता है। इसीलिए कि पल पल में, इसलिए हे मेरी प्रेमिका, हर समय जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ मेरे सामने है, अपलक निरंतर रूप से वो तुम्हारा है। संवेदन तुम्हारा, तुम्हारी अनुभूति के कारण ही सब कुछ जो है, तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही ये सब कुछ जो चीजें हैं, सब प्रेसी की प्रेरणा से ही हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं चाहे सुख में रहा हूं, चाहे दुख में रहा हूं, चाहे गरीबी में रहा हूं, कैसे भी रहा हूं, लेकिन मेरे
हृदय को अगर आत्मबल मिला है वो तुम्हारे कारण मिला है। मैं गरीबी में भी स्वाभिमान पूर्वक जिया हूं, वो भी तुम्हारे कारण मिला है। मेरे मन में अच्छे विचार निकले हैं, वो भी तुम्हारे कारण निकले हैं। तो कवि जो है अपनी उपलब्धि का सारा श्रेय जो है वो अपनी प्रेमिका को देना चाहता है। वापस समझते एक बार, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, हे मेरी प्रेमिका, जिंदगी में जो कुछ मेरे पास है जो भी है उसको मैंने हमेशा खुशी खुशी स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, यानी जिंदगी में जो कुछ है जैसा भी मेरे पास है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने वास्तविक जीवन जिया है, सहर्ष स्वीकारा है, खुशी के साथ स्वीकार किया गया। क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ मिला है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है, हे मेरी प्रेमिका, जो कुछ मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें अच्छा लगता है। गरीबी गरीबी, मैंने गरीबी में भी मैं स्वाभिमान पूर्वक जिया हूं, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। सुख हो दुख हो, चाहे वो गरीबी हो, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। ये गंभीर अनुभव है सब, इसका मुझे गहरा अनुभव है। ये विचार वैभव सब मेरे मन में भरे हुए विचार, दृढ़ता है, मजबूती है, मेरे व्यक्तित्व में मजबूती है, भीतर की सरिता, हृदय में उठने वाले विचार, ये अभिनव शब्द, नए नए विचार जो हृदय में आते हैं, मौलिक है, उस सब में वास्तविकता है, उसमें बनावटीपन नहीं है। इसीलिए कि पल पल, इसलिए हर समय जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ मेरे सामने है, अपलक रूप से, लगातार रूप से वो तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा, अर्थात ये सब तुम्हारी प्रेरणा से ही संभव हुआ है, तुम्हारी अनुभूति के कारण ही सब कुछ संभव हुआ है। ये पाठ जो है हमने आपको समझाया है। ये कविता जो है पूरी बुरी बुरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। अब इस पाठ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसको अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं किस प्रकार एग्जाम में बन सकते हैं, वो अपन देखते हैं। देखिए बेटा, पहला प्रश्न इससे संबंधित जो बन सकता है, कवि किसे मौलिक मानता है? कवि किसे मौलिक मानता है? ऑप्शन मांगा एग्जाम में, क भाव विचार अभिव्यक्ति, पाव ख विचार, ग अभिव्यक्ति, ग ये सभी। देखिए बेटा, कवि किसे मौलिक मानता है? भाव का मतलब भी वही होता है मन के विचार, विचार भी वही होते हैं, अभिव्यक्ति भी एक ही है, ये सभी तीनों का एक ही अर्थ है। कवि सबको मानता है, ये सभी आंसर राइट होगा, ये सभी। दूसरा, कवि की गरीबी कैसी है? देखिए, कवि की गरीबी कैसी है? क गर्भिणी, ख दयनीय, ग कष्टकारी, ग सराहनीय। यानी कि कवि कैसी गरीबी में जिया है? गर्भीली गरीबी में, स्वाभिमान पूर्वक जिया है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। तो कौन सा होगा? गरीबी, गर्भीली। कवि की गरीबी कैसी है? गर्भीली। तीसरा प्रश्न, जो कुछ मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, यहां तुम्हें किसे कहा गया है? यहां तुम्हें किसे कहा गया है? किसे कहा गया बेटा? देखिए, पहला ऑप्शन प्रेमिका को, ख ईश्वर को, ग दुनिया को, ग भाई को।
तो देखिए ये कविता जो है स्पष्ट है, संबोधन शैली में है, कवि ने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखी है। तो निसंदेह प्रेमिका। अगर एग्जाम में ये भी पूछ रहे हैं इसकी जगह ये भी हो जाए अज्ञात प्रेमिका तो भी रहेगी, क्योंकि अज्ञात ही है, कोई नाम तो स्पष्ट है नहीं, अज्ञात ही है। चौथा, भीतर की सरिता से कवि का तात्पर्य क्या है? भीतर की सरिता से क्या तात्पर्य है? अंतकरण में बहने वाली भावनाएं, तो अंतकरण में बहने वाली भावनाएं, अंतकरण हृदय में बहने वाली जो भावनाएं हैं वो राइट है। काल्पनिक विचार गलत है, बाहरी विचार गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो अंतकरण में बहने वाली भावनाएं जो है वो राइट है। मैंने इसका सीधा आंसर लिख दिया है। पांचवा, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, इस कविता के, इस पद्यांश के रचयिता कौन है? गजानंद माधव मुक्ति बोध। गजानंद माधव मुक्ति बोध। मान लो प्रश्न और बनता है कि इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? तो आपको लिखना है खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी पद्यांश कविता में से आ सकता है, उससे संबंधित जो है 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 40 मार्क्स का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम फिर अगले वीडियो में इस कविता से संबंधित जो अगला पैरा है वो समझेंगे। धन्यवाद।